हेलो एवरीवन, आज डेट है 9 दिसंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ में। आज आपका क्वेश्चन ये है कि नीलगिरी माउंटेन्स कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहले आप जाकर के मैप को व्यू कीजिए और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि नीलगिरी माउंटेन्स कहाँ पर सिचुएटेड है। ज्योग्राफिकल लोकेशन को लेकर के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। अब द हिंदू के फ्रंट पेज पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम देख लेते हैं। कल हमारे इंडिया के लिए एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ। हमारे इंडिया के फर्स्ट सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी वाइफ मधुलिका रावत, उनके साथ में आर्मी ब्रिगेडियर थे, 10 अदर आर्मी ऑफिसर्स थे। उनकी डेथ हो गई। उनको इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर MI-17V5 लेकर के जा रहा था और वो अपने डेस्टिनेशन से पहुंचने से कुछ दूरी पहले ही उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो जाता है, जिसमें इस इंसिडेंट में एक लोन सर्वाइवर अभी भी बचा हुआ है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो जो भी रीज़न रहे होंगे उनके बारे में हमें सारी बातें पता चल पाएंगी। वैसे देखो, प्राइम अगर इसके रीज़न की बात करें इस इंसिडेंट की, इस क्रैश की, तो इसमें ये भी माना जा रहा है कि जो विजिबिलिटी डिस्टेंस थी वो काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ होगा। हालांकि अभी जब इसकी कंप्लीट जांच होगी उसके बाद में जो भी रिजल्ट है, जो भी कारण है, वो सामने आएंगे। लेकिन हमारे इंडिया ने जो बेहतरीन हमारे ऑफिसर्स हैं उनको खोया है और उसकी वजह से जो गैप क्रिएट हुआ है उसको फिल करने में हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। यहाँ पर ये इस आर्टिकल में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीडीएस टर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे जो इसको लेकर के डायरेक्टली क्वेश्चंस प्रीलिम्स या मेंस या फिर किसी अदर एग्जाम में पूछा जा सकता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड दियर मैंडेट। ये जो आर्टिकल है, ये जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, उससे यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल रिलेटेड है। सीडीएस की अगर हम बात करें तो हमारी गवर्नमेंट ने जब उनको अपॉइंट किया था तो अपर एज लिमिट उनकी फिक्स की थी कि 65 ईयर्स उनकी अपर एज लिमिट जिसकी हो जाएगी तब तक ही सीडीएस की पोस्ट पर कोई बना रह सकेगा। लेकिन टेन्योर क्या होगी सीडीएस की, ये गवर्नमेंट ने फिक्स नहीं की थी। अब ये सीडीएस पोस्ट क्यों क्रिएट की गई? जब कारगिल वॉर होता है, कारगिल वॉर के बाद में कारगिल रिव्यू कमेटी बनती है और ये रिव्यू कमेटी 1999 में गवर्नमेंट को एक सजेशन देती है कि आप एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर अपॉइंट कीजिए जो हमारी जो तीनों सर्विसेज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करे और उन तीनों सर्विसेज को ओवरसी करने का काम करे। अब सीडीएस किसको बनाया जा सकता है? जो 4 स्टार जनरल हो। इसके अलावा अगर कोई पर्सन सीडीएस बनता है तो उससे डिमिटिंग करने के बाद में, सीडीएस के ऑफिस से डिमिटिंग होने के बाद में, वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होता है। इसके अलावा सीडीएस की ऑफिस से डिमिटिंग के बाद में 5 साल के अंदर अंदर अगर वो कोई प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट लेता है अपने हाथों में तो उसके लिए उसको प्रायर अप्रूवल की जरूरत होगी। विदाउट प्रायर अप्रूवल वो कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकता। अब सीडीएस का क्या रोल होगा? सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो यही होगा कि जो हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके बीच में एक सिनर्जी, एक कोऑपरेशन का रोल प्ले करेगा। इसके अलावा बहुत सारी हमारी कमेटीज़ हैं। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर लेड न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है उसके मिलिट्री एडवाइजर के रूप में काम करेंगे। ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, उनको डायरेक्ट कमांड करेंगे सीडीएस। इसके अलावा स्पेस और साइबर स्पेस जो न्यू वारफेयर डोमेन्स क्रिएट हुए हैं उनको भी हैंडल करने का काम करेंगे। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर के रूप में काम करते हैं सीडीएस, और इसके अलावा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन भी होते हैं। अब देखो, इनको लेकर के, सीडीएस को लेकर के प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आएगा। स्टेटमेंट दे देंगे 3 से 4 और आपसे पूछ लिए जाएंगे कि एक तो इस तरीके से कि उनका टेन्योर भी फिक्स किया गया है। इस तरीके के जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, वहाँ से उठाए जाते हैं। या फिर यहाँ से पूछ लेंगे कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की वो मेंबर होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं? परमानेंट चेयरमैन होते हैं। तो एक्सट्रीम जो वर्ड्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है। जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो आप बिटवीन द वर्ड्स एंड बिटवीन द लाइंस जब स्टडी क्रिएट होने लग जाती है तो उसका रिजल्ट काफ़ी शानदार आता है। मतलब हर वर्ड के ऊपर आपको स्पेसिफिक फोकस करना है। जो सीडीएस होते हैं वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एंड डिफेंस प्लानिंग कमेटी के भी मेंबर
होंगे, मतलब यहाँ पर मेंबर होंगे और यहाँ पर परमानेंट चेयरमैन होंगे। मतलब जो भी CDS होगा वो इनडायरेक्टली चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बन ही जाएगा। तो ये उनके रोल एंड फंक्शंस हो गई। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो CDS के लिए जो भी रोल्स एंड फंक्शंस क्लियर किए गए थे उससे ये था कि हमारी जो आर्मी है, जो काफ़ी स्ट्रेंथ है, उनको हम बहुत ही बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट, कोई प्रॉब्लम इंडिया के साथ में होती है, सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो उनको हम काफ़ी बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ द हिंदू के फ्रंट पेज से ही केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर के एक तरीके से अप्रूवल मिल गया है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि इसको कितनी फंडिंग दी जाएगी केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को लेकर के। 44,605 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। 2020-21 के लिए ये प्राइस लेवल फिक्स किया गया है, जिसमें जो सेंटर है वो फंड करेगा 39,317 करोड़ फॉर द प्रोजेक्ट विद 36,290 करोड़ ग्रांट मिलेगी और 3,027 करोड़ जो है वो एज ए लोन यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये जो पैसा है इस तरीके से यहाँ पर मिलने वाला है। अब देखो इस प्रोजेक्ट में होने क्या वाला है, इसमें जो केन रिवर है उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा बेतवा रिवर में, ताकि इसमें कुछ डैम जो है उनको भी बनाया जाएगा, कैनल बनाई जाएगी ताकि लिंकिंग किया जा सके टू रिवर्स को। और इसके अलावा कुछ और भी प्रोजेक्ट यहाँ पर, जैसे कि बीना कॉम्प्लेक्स मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, कोथा बैराज, लोअर ओर प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट, डैम्स, ये सब कुछ इस पर कंप्लीट किया जाएगा। और मेजर रीजन ये है कि जो हमारा ड्राइड रीजन है उसको हम प्रोस्पेरस बना सके, वहाँ पर एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। इस प्रोजेक्ट से हमारी 10.62 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन है उसको इरिगेशन मिल सकेगा एनुअली। इसके अलावा 62 लाख जो पीपल है उनको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई अवेलेबल होगी। 103 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेशन होगी और 27 मेगावाट सोलर पावर का भी जनरेशन होगा। ये माना जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 8 साल में जाकर के कंप्लीट होने वाला है। हमारे इंडिया का फर्स्ट इस तरीके का प्रोजेक्ट है जिसमें 2 रिवर्स को पानी को जोड़ा जा रहा है। जो एक्स्ट्रा सरप्लस वाटर है उसको उस एरिया में भेजा जाएगा जहां पर वाटर की कमी है। इस प्रोजेक्ट से अगर हम बेनिफिट की बात करें तो जो बुंदेलखंड रीजन है वो काफ़ी वाटर स्टार्व्ड रीजन है, वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम है। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ऐसा एरिया जहाँ पर वाटर की कमी है, ओके, उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर वो उन सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम दे रखे हैं यूपी के और एमपी के जिनको इस प्रोजेक्ट का काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट से जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, बुंदेलखंड वाला रीजन जहाँ पर काफ़ी बैकवर्डनेस देखने को मिलती है, वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज्ड होगी और एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन होगा। और इसकी वजह से माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू देखने को मिलता है, जहाँ पर कोई भी इकोनॉमिक इस तरीके का एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज नहीं होते हैं तो वहाँ से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से इस रीजन में जो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है वो भी काफ़ी कम होगा। लेकिन इसमें बहुत सारी हर्डल्स भी आने वाली हैं इस प्रोजेक्ट में, जैसे कि जो केन रिवर है वो पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच में से बहती है, वहाँ से पास होती है। और इसमें जब ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो इसमें काफ़ी इफेक्ट होगा। मतलब वहाँ पर जो भी हमारे एनिमल्स हैं जैसे वल्चर्स हो गया, जैकाल्स हो गया, उनका जो नेचुरल हैबिटाट है वो इफेक्ट होगा। इसको लेकर के हमने देखा कि काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट भी चल रहा था, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ रेगुलेटर है उन्होंने फाइनली इसको क्लियर कर दिया, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन 2016, कि इतना कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर इसके हम पॉजिटिव बेनिफिट्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के अगर हम जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर करें तो इस टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हो। ये जो केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है इसको कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज से। इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर मैप देखिए, ये जो केन रिवर है दोनों का ओरिजिन, केन और बेतवा रिवर दोनों का ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश से, और ये यूपी में जाकर के यमुना की ट्रिब्यूटरी के रूप में मिल जाती हैं। जो केन रिवर है वो बंदा नामक जगह पर जाकर के यमुना से मिलती है, और जो बेतवा रिवर है वो हमीरपुर नामक प्लेस पर जाकर के मिल जाती है। यहाँ पर ये जो केन रिवर है इसका सरप्लस वाटर को इस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर
ये जब ये लिंकिंग कैनाल बनाई जाएगी ना, तो इसकी वजह से दोनों तरफ ये जो भी ड्राइड रीजन है इसको भी प्रोजेक्ट मिलेगा और इसको भी प्रॉफिट मिलेगा और बेतवा में भी सरप्लस वाटर की अवेलेबिलिटी हो पाएगी। हैजार्ड सिर्फ यही है कि इसकी वजह से जो डिफोरेस्टेशन है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि जब इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करने होंगे तो डिफोरेस्टेशन तो होगा ही होगा। दूसरा, जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसमें ये बोला जा रहा है कि 10% तक वहाँ का जो फॉरेस्ट का पोर्शन है वो इसमें डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि केन और बेतवा जो है वो एमपी से ओरिजिन होती हैं, यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन इसके अगर हम बेनिफिट्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इस तरीके की भी हैं कि इसकी वजह से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट गिरेगा। मतलब जो हमारा नेचुरल प्रोसीजर है किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए, उसमें जब हम आर्टिफिशियल तरीके से डेवलपमेंट करते हैं तो उसके बेहतरीन कुछ रिजल्ट आते हैं, तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जो लॉन्ग टर्म में जा कर के उस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जो न्यूज़ है वो फार्मर्स के प्रोटेस्ट को लेकर के है। हमें पता है कि काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा था। कल भी हमने डिस्कस किया कि फार्मर्स अब डिसीजन ले रहे हैं कि वो इस एजिटेशन को रेगुलर रखेंगे या कंप्लीट ख़त्म करेंगे। हालांकि जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपनी तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं कि अब वो ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको गवर्नमेंट से एक ऑफिशियल आंसर चाहिए कि जो भी वो डिमांड कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में वो अपनी ऑफिशियल इस तरीके का मतलब ऑफिशियल कुछ ऐसा भेजें, लेटर भेजें फार्मर्स को, उनके ग्रुप्स को, कि ताकि उनको ये लगे कि हाँ जो भी हम डिमांड कर रहे हैं उसको कंप्लीट करेगी हमारी गवर्नमेंट और उसके बाद में ये एजिटेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 2 से। यहाँ पर स्मोक टावर को लेकर के आर्टिकल है जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने ये दावा किया है कि जो स्मोक टावर है प्रेजेंट टाइम में अगर हम उसकी एफिशिएंसी देखें तो 50% तक आ गई है। जब स्टार्टिंग में अगस्त में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और अक्टूबर के लगभग इसकी फर्स्ट रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट में यही क्लेम किया गया था कि 80% तक इसकी जो एफिशिएंसी है वो वर्क कर रही है। मतलब पोल्यूटेड एयर को 80% तक ये क्लीन कर रहा है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो इसकी एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुई है। देखो, इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने में 20 करोड़ का खर्चा आया था और ये माना गया था कि अगर ऐसा होता है तो अदर एरियाज़ में भी इस तरीके के जो स्मोक टावर है इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मेजर कारण ये है कि दिल्ली में जो वो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर इंक्रीज़ हो गया है। अभी हम कुछ समय से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब लास्ट में इंटरवीन किया इस प्रोसीजर में कि आप अपनी एक डेडलाइन डिसाइड कीजिए किस तरीके से आप वर्क करोगे। कल भी हमने डिस्कस किया था कि उसके बाद में जब दिल्ली ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है उसने वर्क करना स्टार्ट किया तो बहुत सारे व्हीकल्स को लेकर के अपने एयर पोल्यूशन जो कार्ड है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों की रीच बढ़ने लग गई। मतलब जब वर्क करना स्टार्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन ने तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं। तो ये स्मोक टावर की जो एफिशिएंसी है उसको लेकर के बताया गया है। हालांकि ये भी कारण बताया जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है, जिसकी वजह से भी स्मोक टावर की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम हो सकती है। अब देखो, स्मोक टावर के बारे में अगर हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखें तो इस आर्टिकल को सबसे पहले आप रिलेट कर सकते हो हमारे प्रीलिम्स में, जीएस प्रीलिम्स में और जीएस का मेंस में जो थर्ड पेपर है वहाँ पर पोल्यूशन से। स्मोक टावर में ये 24 मीटर हाई स्ट्रक्चर इसमें बनाई गई थी जिसमें फैन और एयर फिल्टर्स को इंस्टॉल किया गया था। मेजर काम यही था कि एयर पोल्यूशन जो दिल्ली में है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। इसकी जो एफिशिएंसी है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया था कि 1 किलोमीटर की रेडियस में जो भी एयर है उसको क्लीन करने का काम करेगा और 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर पर सेकंड इसकी कैपेसिटी है एयर क्लीन करने की। इससे ये लग रहा था कि स्मोक टावर से अगर एयर क्वालिटी जो है वो एयर पोल्यूशन एक इशू है, उसमें रैपिड चेंज अगर होता है तो अदर एरियाज में भी इस तरीके के स्मोक टावर को इंस्टॉल किया जा सकता है। यहाँ पर आप पिक्चर देखिए, यहाँ पर जो भी पोल्यूटेड एयर है उसको इस तरीके से इंसर्ट किया जाएगा और उसके बाद में क्लीन होकर के ऐसे बाहर जो भी क्लीन एयर है वो बाहर फेंक दी जाएगी। तो ये स्मोक टावर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल पेज से, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो उज्ज्वला स्कीम को लेकर के है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो एलपीजी सिलेंडर अवेलेबल करवाए गए थे ताकि जो बायोमास जो भी फ्यूल यूज़ किए जाते हैं, चाहे सॉलिड फ्यूल यूज़ किया जाता है, उसको लोग यूज़ करना कम कर दें।
कम करने का कारण यही था कि उज्ज्वला स्कीम के तहत जो एलपीजी कनेक्शन है वो लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे थे। जब लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और फ्री में गैस कनेक्शन उनको मिल रहा है तो वो लोग तो उसको इजीली यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम प्रेजेंट टाइम में ये आई है कि लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो प्रेजेंट टाइम में जो एलपीजी सिलेंडर हैं उनको अगर हम रिफिल करवाते हैं तो उनकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। लगभग 50% तक का उसमें प्राइस में इंक्रीज़ देखने को मिला है। अब इस जब इंक्रीज़ इतना हुआ है और कोविड की वजह से लोगों की जो इनकम है वो इंक्रीज़ नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों ने तो अपनी जो जॉब है उस तक को भी उनकी जॉब तक छूट गई है। मतलब जो इनकम है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, लेकिन आपकी जो एक तरीके से इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि लोग अल्टरनेट ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। जो लोग पहले से सॉलिड फ्यूल को यूज़ कर रहे थे वो दोबारा से उसके ऊपर रिलाई करना स्टार्ट कर देंगे। मेजर कारण यही होगा कि लोगों के पास में मनी ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है मनी, तो वो उसको यूज़ कैसे करेंगे, रिफिल कहाँ से करवाएंगे। वैसे यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं कि हमारे इंडिया में हर साल अगर हम देखें एवरी ईयर 6 लाख पर्सन ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है, प्री मैच्योर डेथ, क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से। और इसमें एक लीडिंग कंट्रीब्यूटर का रोल प्ले करता है कुकिंग फ्यूल। तो इसी को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेकर के आई थी, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो तो वैसे की वैसी बनी हुई है। भले ही आपने एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन दे दिया, लेकिन उनको रिफिल करवाने की ही लोगों के पास में इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है। तो इस तरीके की जो स्कीम है उसको लॉन्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड लेवल पर जब तक रिजल्ट को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके अकॉर्डिंग जो आपको कुछ चेंजेस भी करने होंगे। तो इसमें अब चेंजेस की बात ये की गई है। देखो, एक प्रॉब्लम तो ये है कि जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नमेंट को ये कोशिश की जानी चाहिए कि साल में कम से कम 7 से 8 ऐसे सिलेंडर हो जिसमें से कुछ तो फ्री अवेलेबल करवाए और कुछ के जो चार्जेस हैं वो काफ़ी कम रहें, जिसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब्सिडी दे। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि इजीली एलपीजी सिलेंडर को रिफिल करवाने के लिए इजीली अवेलेबिलिटी नहीं होती। जो भी अर्बन एरिया में स्लम्स में रहते हैं या रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको रिफिल करवाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिलेंडर को लेकर के, जिसकी वजह से वो जल्द ही उसका अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट को कोशिश ये करनी चाहिए कि डोर टू डोर इसकी अवेलेबिलिटी निश्चित की जा सके, ताकि लोगों को जब चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है और उसके प्राइजेस भी ज़्यादा नहीं है। और दूसरा, एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि इसके यूज़ से, सॉलिड फ्यूल के यूज़ से आपकी जो हेल्थ है वो कितना इफेक्ट हो रही है। ये सारी चीज़ें जब एक साथ कोऑपरेशन के साथ में इम्प्लीमेंट की जाएगी तो उसका रिजल्ट ये रहेगा कि लोग जो है वो एलपीजी सिलेंडर को रिफिल भी करवाएंगे, उसका यूज़ भी करेंगे, और जो गवर्नमेंट का हमारा इनिशिएटिव है वो ग्राउंड लेवल पर इजीली अवेलेबल हो सकेगा। हालांकि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उसके सेकंड पार्ट 2.0 को लॉन्च किया है। इससे ये लगता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है इस स्कीम में 10 मिलियन एडिशनल फ्री एलपीजी कनेक्शन टू पुअरर हाउस होल्ड्स को दे रही है, जिससे ये लगता है कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि वो क्लीन कुकिंग एनर्जी एक्सेस को प्रमोट करना चाहती है। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इन सभी का रिजल्ट जो है काफ़ी शानदार रहने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 7 से। यहाँ पर पहले तो कुछ डाटा आए हैं, अभी सिविल सर्विसेज के कुछ रिजल्ट आए। हमने देखा कि आईएएस के रिजल्ट जब आए तो उसमें कंपैरिजन किया गया है कि 1950s के टाइम में कैसे क्या होता था और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है। सबसे पहले तो एवरेज एज की बात बताई गई है कि 1951 के समय में 1951 से 2020 के बीच में ये कंपैरिजन किया गया है कि आईएएस की जो एवरेज एज, जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं उनकी एवरेज एज कितनी होगी। तो 1950 के टाइम में अगर हम बात करें तो 23 ये एवरेज एज थी और अभी 27.4 है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो लोग ज़्यादातर सिलेक्ट होते हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया जो है वहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके बाद में साउथ इंडिया और फिर जाकर के नॉर्थ ईस्ट वाला जो स्टेट है वहाँ से लोग आते हैं हमारी सर्विसेज में। इसके अलावा अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोग जो प्रेजेंट टाइम में सिलेक्ट हो रहे हैं वो स्टेम बैकग्राउंड से, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और नॉर्थ इंडिया से लोग ज़्यादा बिलोंग करते हैं। हालांकि एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मेल और फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है उसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो पहले जो फीमेल का पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी कम था, ओनली 2.7% 1950s के टाइम। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वो 31.1% तक इंक्रीज हुआ है।
पहले जो 1950s के टाइम जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से लोग आते थे वो ज़्यादा सिलेक्ट होते थे सर्विसेज में, लेकिन अब जो स्टेम बैकग्राउंड का पार्टिसिपेशन ज़्यादा इंक्रीज होने लग गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जो न्यूज़ है वो टोबैको को लेकर के है। इस आर्टिकल में पहले कुछ डाटा दे रखे हैं कि हमारे इंडिया में 15 ईयर्स से ज़्यादा के जो एडल्ट्स हैं वो 28.6% और 13 से 15 साल के जो लोग हैं वो 8.5% जो स्टूडेंट हैं वो टोबैको का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर बन गया है टोबैको का। और टोबैको की वजह से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे कि कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज़, क्रोनिक लंग डिजीज़। इसकी वजह से जो हमारे इंडिया के ऊपर पर ईयर इकोनॉमिक बर्डन देखें तो 1,77,340 करोड़ का इकोनॉमिक बर्डन पर ईयर इंक्रीज होता है। अब देखो, और ये सिर्फ और सिर्फ कारण है टोबैको यूज़ की वजह से। अब अगर देखें तो इसमें इस आर्टिकल में ये बताया गया, राइटर ने ये बोला है कि जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है तब से हमारे जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो टैक्स है वो इंक्रीज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो स्मोकर्स थे उन्होंने उसको ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और जो नए स्मोकर्स हैं, न्यू स्मोकर्स हैं, उनका भी इनमें काफ़ी ज़्यादा एंट्री हुई है। मतलब हमारा जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ करता है। इस आर्टिकल में डायरेक्टली ये बोला गया है कि हमारा जब भी यूनियन बजट आए उसमें ये डायरेक्टली डिसाइड होना चाहिए कि इसके ऊपर जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्स को इंक्रीज किया जाना चाहिए। हालांकि 2017 में जो हमारी हेल्थ पॉलिसी आई थी उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि जल्द ही हमारे यहाँ पर जो भी टोबैको का यूज़ किया जाता है उसको हम काफ़ी कम करेंगे, लेकिन कम करने के लिए जो प्रोसीजर स्टार्ट होना चाहिए उसको लेकर तो कुछ काम ही नहीं किया गया है। जब तक आप इसके ऊपर टैक्स को इंक्रीज नहीं करोगे तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारे यहाँ पर इनके ऊपर जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर अलग अलग स्लैब में टैक्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो एक यूनिफॉर्म टैक्स बर्डन होना चाहिए और टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर कम से कम 75% से नीचे कोई भी टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अगर आपकी ज़्यादा है, श्रद्धा है, तो आप इससे ज़्यादा भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा कि जो हमारा यूथ है वो इन चीज़ों का कम क्या करेगा, यूज़ करेगा, और जब कम यूज़ करेगा तो जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके पर जो हर पर्सन है वो अपनी इकोनॉमिक में अपनी जो पॉकेट के ऊपर जो बर्डन क्रिएट होता है हेल्थ की वजह से वो काफ़ी कम होगा। जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी काफ़ी खर्चा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ज़्यादा खर्च कीजिए, उन सब के लिए भी हमें अवेलेबिलिटी कम करवानी होगी। उस मनी का हम यूज़ कर सकते हैं किसी और जगह पर जहाँ पर बेहतरीन रिजल्ट सामने आ सके। तो ये पब्लिक हेल्थ को अगर हमें बचाना है तो इस तरीके के जो भी टैक्सेज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 से। अभी देखो, राज्यसभा में एक बिल पास करवाया गया है और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्स ऑन एआरटी एंड सरोगेसी उसको पास करवा दिया गया है। पहले लोकसभा में इसको पास करवाया गया था। इसको लेकर के, इस बिल को लेकर के हम कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे और इस बिल को आप रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 1 के वीमेन रिलेटेड इश्यूज से। सबसे पहले इस बिल को हम व्यू कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से की फीचर्स हैं। इस बिल में ये बताया गया है कि एक नेशनल बोर्ड बनाया जाएगा ताकि जो आईवीएफ क्लिनिक्स हैं वहाँ पर जो भी लोग काम करते हैं उनका कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट किया जा सके और कोड ऑफ कंडक्ट उन लोगों के लिए बनाया जा सके। जो भी एआरटी क्लिनिक्स हैं, जो भी बैंक्स हैं, वहाँ पर जो भी एक्सपर्ट जो भी वर्क करते हैं, मैन पावर जो भी है, उनके बारे में एक मिनिमम स्टैंडर्ड जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, एक्सपर्ट मैन पावर, इन सभी के लिए कुछ मिनिमम जो स्टैंडर्ड हैं वो फिक्स किए जाएंगे। इस बिल का ये इंटेंशन है कि जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ द एम्ब्रियो मैंडेटरी बिफोर इम्प्लांटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड बोर्न थ्रू एआरटी। मतलब जो भी बच्चा है उस एम्ब्रियो की जो जेनेटिक टेस्टिंग है वो किए जाना इसमें मैंडेटरी किया गया है इस बिल के अकॉर्डिंग। इसके अलावा इस बिल के और भी कुछ कारण हैं कि देखो, जब भी सरोगेसी होता है तो जो सरोगेट मदर होती है या फिर जो बच्चा होता है उसके खिलाफ में कुछ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। उन सभी चीज़ों को रोकने के लिए इस बिल को लाया गया है। इस बिल में स्ट्राइजेंट पनिशमेंट की भी बात की गई है कि अगर
सेक्स सिलेक्शन के लिए प्रैक्टिस किया जाता है ये जो ART प्रैक्टिसेज है उनको, या फिर ह्यूमन एम्ब्रियो को सेल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और गैमेट्स एंड रनिंग एजेंसीज रैकेट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर सच अनलॉफुल प्रैक्टिसेज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का काम करेंगे उनके ऊपर स्ट्राइजेंट एक्शन होगा, मतलब उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। उनको जो भी उनको देखो एक तरीके से रेगुलेशन किया जा रहा था, उनके ऊपर रोक लगाई जाएगी, उनको बैन कर दिया जाएगा उनके ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये सारी की सारी बातें इस बिल में रखी गई हैं। अब जरूरत क्यों थी? जरूरत ये थी कि ART सर्विसेज के थ्रू इसको रेगुलेट करने की ये जरूरत थी कि जो अफेक्टेड वीमेन होती हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम काफ़ी क्रिएट होती जा रही थी, और इसीलिए इसको रेगुलेट करने की जरूरत थी। अब बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट ये मिलेगा, द मेजर बेनिफिट ऑफ द एक्ट वुड बी रेगुलेशन ऑफ द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सर्विसेज इन द कंट्री। कंसिक्वेंटली इनफर्टाइल कपल्स विल बी मोर एंश्योर्ड एंड कॉन्फिडेंट ऑफ द एथिकल प्रैक्टिसेज इन ART क्लिनिक्स। ये ART क्लिनिक्स आप समझ रहे हो ना। ART क्लिनिक्स क्या होता है कि इनफर्टिलिटी जो रेट है प्रेजेंट टाइम में हमारी जिस तरीके की जो ह्यूमन लाइफ होने लगी है उसकी वजह से इनफर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से जो भी कपल्स होते हैं जब उनको अपनी फैमिली को इंक्रीज़ करना होता है तो इस तरीके के इश्यूज सामने आते हैं, तो उस तरीके का अल्टरनेट कुछ ढूंढते हैं। तो इसमें जो ART जो सर्विसेज है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसको आप कॉमनली इस तरीके से समझ सकते हो जैसे कि IVF टेक्निक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें जो एग्स और स्पर्म्स जो हैं उनको बाहर एक तरीके से उनका फ्यूजन करवाया जाता है, और उसके बाद में जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसको फिर वीमेन के जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उसके थ्रू जो चाइल्ड का जो प्रोसीजर है वो होता है। दूसरा इसका अल्टरनेट होता है सरोगेसी। सरोगेसी में क्या होता है कि जो विमेन जो कंसीव ढंग से नहीं कर पाती है उसकी वजह से उसका अल्टरनेट सरोगेट मदर के रूप में डेवलप किया जाता है कि एक अदर विमेन उसकी जो ओवरी है उसका यूज़ किया जाता है किसी और के बच्चे को डेवलप करने के लिए। तो ART जो प्रैक्टिसेज है वो काफ़ी एक वेल डिफाइंड प्रैक्टिसेज है, लेकिन इसमें कुछ एथिकल प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उन्हीं को रेगुलेट करने के लिए इस बिल को लाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेन पेज से, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। फर्स्ट जो है वो जर्मनी की जो चांसलर हैं वो चेंज हो गई हैं। पहले यहाँ पर एंजेला मर्केल थी, और अब वहाँ के जो नए चांसलर हैं उन्होंने अपनी ओथ ले ली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है US को लेकर के। US में $768 बिलियन का डिफेंस जो बिल है उसको पास किया गया है। अब ये जो बिल पास हो गया है इसकी वजह से US जो है वो हर एरिया के ऊपर, मतलब डिफेंस सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च कर पाएगा। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि US का जो इंगेजमेंट है वो इंडिया के साथ में, स्पेसिफिक जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है वहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं उन सभी के साथ में US का जो इंगेजमेंट है वो इंक्रीज हो सकता है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।